पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में है, वो चलाती है। और तीसरी बात यह है कि बहुत पहले ही पाकिस्तान की फौज ने यह ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वजूदी खतरा है। वजूदी खतरा का मतलब होता है दो चीजें। एक तो यह है कि पाकिस्तान की फौज लड़ाई लड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। और दूसरी बात यह है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स जिन्होंने ये ऐलान किया, वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करेंगे। तीन बुनियादी बातें पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो बहुत सारे हिंदुस्तानियों की नहीं समझ में आता है, एक बार फिर से बोलना चाहूंगा। मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान मिलिट्री की नहीं कर रहा हूं। तीन बातें ये हैं कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी है, वो पूरी पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है, वो चलाते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में है, वो चलाती है। और तीसरी बात यह है कि बहुत पहले ही पाकिस्तान की फौज ने यह ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वजूदी खतरा है। वजूदी खतरा का मतलब होता है दो चीजें। एक तो यह है कि पाकिस्तान की फौज लड़ाई लड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। और दूसरी बात यह है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स जिन्होंने ये ऐलान किया, वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करेंगे। थोड़ा सा और इन तीनों बातों को समझ लीजिए। हम जानते हैं पहली जंग दोनों मुल्कों के बीच में हुई थी कश्मीर के ऊपर। फिर 1 जनवरी 1949 को जंग रुक गई और एक मिलिट्री लाइन बन गई जिसको बोलते हैं सीज फायर लाइन। उसी वक्त से सिक्योरिटी और मिलिट्री पॉलिसी पाकिस्तान की हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान आर्मी की, तब से ही। और उसका एविडेंस, उसका एक नमूना हमने देखा 71 की जंग के बाद। आप जानते हैं 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जहां शिमला के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट भुट्टो आए थे। उस समय मिसेस गांधी के नजदीकी सलाहकार थे पीएन धर। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि प्रेसिडेंट भुट्टो मिसेस गांधी को ये कहकर गए थे, मैं चाहता हूं हम और जंग ना लड़ें, और ये जो सीज फायर मिलिट्री लाइन है, इसका नया नाम होना चाहिए लाइन ऑफ पीस। ये तय हुआ था शिमला में। और जब वो वापस गए तो पाकिस्तान की आर्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम हम लाइन ऑफ कंट्रोल रखेंगे। और बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। जब हम बोलते हैं लाइन ऑफ पीस, इसका मतलब होता है समझौता। इसका मतलब होता है उम्मीद करी जाए, दोनों मुल्क उम्मीद करते हैं कि वो लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा, वो लाइन ऑफ पीस होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि वो एक मिलिट्री लाइन फिर से है, मतलब दोनों साइड की जो आर्मी है उसको कंट्रोल करेंगी, और जहां पर भी ढील हुई एक की तो दूसरा जो है वो टैक्टिकल उसको एडजस्ट कर देगा। वो एक अलग मतलब है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। तो अगर कभी हमें बात करनी पड़े कश्मीर पे, तो पाकिस्तान आर्मी से ही करनी पड़ेगी, ये तय है। और यहाँ पे ये भी आपको मैं बता दूं, आज जो एनएसए है पाकिस्तान का, वो भी आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल है। कि अब जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो भी वही करेंगे जो बाकी पाकिस्तान आर्मी चीफ करते रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। मोदी सरकार आई, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम राष्ट्र सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। देखिए, अगर मजबूत करनी होती तो वो क्या करते, वो हिंदुस्तान की फौज को ये कहते, आप अपनी लड़ाई की काबिलियत, अपनी ताकत बढ़ाइए, जिससे कि पाकिस्तान सोचे इनकी ताकत बढ़ गई है, अब मेरे को ये प्रॉक्सी वॉर करनी है कि नहीं करनी, मुझे खतरा तो नहीं हो रहा। ये नहीं हुआ। वो जो काउंटर टेरर ऑपरेशन था उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया गया, ये सच्चाई है। मिसाल के तौर पे क्या हुआ बालाकोट 2019 के अंदर, फायदा हुआ सरकार को, मोदी सरकार को 2019 इलेक्शन में।
नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कम हुई, बढ़ी नहीं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो हमारी टॉप सर्विस है उसकी जो खामियां थी, शॉर्टकमिंग थी, वो पाकिस्तान को पता चल गई, चीन को पता चल गई। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में वो ज्यादा बेहतर तैयार थे। उन्हें पता था कि क्या क्या खामियां इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल किया हमने किस बात पर? पाकिस्तान से जंग के लिए नहीं। जो काउंटर टेरर ऑपरेशन वो यहां कर रहे थे सरहद में, अब हमने बोला कि जाके पाकिस्तान में करो। कौन इस्तेमाल करता है एयरफोर्स को ये काउंटर टेरर ऑपरेशन में? पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की फौज को कोई नहीं करेगा, पर हमने किया है वो। तो देखिए, मैं बात कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने ये ऐलान किया, हम ये जीत गए हैं, अच्छी बात है। पर ये जो हमारा ऐलान था या जो हमारा कंक्लूजन था, ये अमेरिका को नहीं ठीक लगा, बाकी दुनिया को ठीक नहीं लगा। अमेरिका की जो कांग्रेस रिपोर्ट है जो 2025 में आई थी, उसने साफ लिखा है कि जो 4 दिन की जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान की फौज से बेहतर काम किया। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया, जिसके साथ पाकिस्तान की फौज के कई डेकेड से रिश्ते थे, उसको उन्होंने फॉर्मल कर दिया और सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद हम जानते हैं जंग शुरू हो गई वेस्ट एशिया में। ये वो जंग है जिसमें ईरान जो है वो जीत गया है। ईरान की भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान कितना अहम है उसके अपनी सोच एजेंडा के लिए। उसका एजेंडा क्या है मैं बता चुका हूं कि जब अमेरिका की फौज वेस्ट एशिया से बाहर जाए, जो कि जा रही है, उसके बाद एक वेस्ट एशिया का रीजनल फ्रेमवर्क होना चाहिए सिक्योरिटी का। मतलब जितने मुल्क हैं वेस्ट एशिया की, वो खुद तय करेंगे हमारी सिक्योरिटी क्या है, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। बहुत अहम रोल है पाकिस्तान का। इसीलिए 17 जून को हम जानते हैं जब MOU साइन किया ईरान ने अमेरिका के साथ, ईरान ने अपने MOU का नाम इस्लामाबाद MOU रख दिया। अब देखिए फिलहाल क्या हो रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनका डेलीगेशन वो तेहरान में है कुछ खास काम के लिए। 2 बातें बोलूंगा उसके बारे में। पहली बात तो तय है वो इसलिए गए हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं मीडिएशन पाकिस्तान करे और इस जंग को इस तरीके से रोके जिसमें जो अमेरिका के लिए शर्मनाक ना हो, ह्यूमिलिएशन ना हो। ये प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं। वो कुछ भी बोलते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। उनके पास आज लड़ाई के कोई ऑप्शंस नहीं है। तो ये एक खास काम है जिसके लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान में है, मीडिएटरी रोल का, कि देखना है किस तरीके से ईरान, जिसने अब शर्तें बातचीत की अमेरिका के साथ और ज़्यादा सख्त कर दी हैं, कैसे एक तरीके से दोनों पार्टीज को साथ में लाया जाए। दूसरी बात जो बताई जा रही है वो ये है कि आसिम मुनीर ये कोशिश करेंगे ईरान की लीडरशिप से बातचीत करके कि जो 7 अगस्त को एक बहुत ही ज़रूरी, जिसको हम बोलते हैं मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था 3 मुल्कों के बीच में, जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, जिस पे मैंने अलग से एक हिंदी उर्दू में वीडियो भी किया है डिटेल में, कि ईरान भी उसमें शामिल हो जाए। तो फिर अमेरिकन को ये लगेगा कि ये जो 3 मुल्क हैं जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में, वो भी अब साथ खड़े होंगे और लड़ाई लड़ेंगे एक साथ, ईरान के साथ खड़े होके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, वो अभी तक वेस्ट को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूं ये ईरान का फैसला है, पर हो सकता है ईरान इसके लिए तैयार ना हो। पर पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो ये रीजनल फ्रेमवर्क था उसको और आगे ले गए हैं, उसको इस्लामिक फ्रेमवर्क बनाया है आज, और वो हम देख रहे हैं साउथ एशिया में इस्लामिक फ्रेमवर्क बन रहा है। वो ऐसे बन रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के, उनके जो एडवाइज़र हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि बांग्लादेश भी सोच रहा है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने की, हम भी शामिल हो जाएं। जब हम ये बात समझ जाते हैं, और मैंने कहा कि अब जो खतरा है हिंदुस्तान के लिए बढ़ जाता है, मैं वो बताना चाहूँगा आपको।
देखिए, पहली बात तो ये है, जब जंग होगी पाकिस्तान के साथ, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चीन की सारी नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटी, स्पेस वगैरह जो था वो पाकिस्तान के पास था। पूरा दिया पाकिस्तान को, मदद पूरी मिल रही थी। अब क्या होगा, उस मदद में आप टर्की की मदद भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हो गया है और टर्की के पास मिलिट्री असला, ड्रोन्स बहुत सारे हैं, तो वो सब आप इसमें शामिल कर लीजिए, वो पाकिस्तान के पास भी होंगे। पाकिस्तान वैसे भी, मैंने अलग वीडियो में समझाया है, ऑपरेशन सिंदूर के जितनी भी कमियां पेशियां थी उन्होंने उसको पूरा कर लिया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने आर्मी के अंडर एक रॉकेट फोर्स बनाई है जिसमें उनकी कन्वेंशनल मिसाइल्स होंगी, हर तरीके की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी होंगी, जो हो सकता है चीन दे। और फिर आज जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो सिंगल पॉइंट एक इंसान है जो तय करेंगे लड़ाई कब करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है। तो जो डिसीजन मेकिंग है, फैसला जो लिया जाएगा पाकिस्तान में जंग का हिंदुस्तान के साथ, बहुत तेजी से होगा, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है, ये सब उन्होंने कमी पेशी पूरी कर ली है और इस तरीके से आज उनके पास टर्की की भी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो अवेलेबल होगी। परवीन चौहान ने कहा कि पाकिस्तान अपने डिफेंस के मामला में खुद तकफील हो चुका है। वैसे ही वह तुर्की है, उसके बाद अपना कहते हैं चाइना पाकिस्तान के बैक पर खड़े हैं और वैसे भी ज़ाहिर पाकिस्तान एक एटमी में अपना पावर मुल्क है। तो परवीन चौहान ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर अटैक अपना करने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर चाइना और तुर्की इसमें दोनों अपना मिलकर अपना पाकिस्तान की सपोर्ट करोगे। वैसे भी ज़ाहिर पाकिस्तान अपना मक्का डिफेंस अपना डील का अपना हिस्सा बन चुका और भी काफ़ी ममालिक के साथ डील का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और अगर भारत दोबारा पाकिस्तान के ऊपर अपना अटैक अपना करने की गलती करें तो इसका अपना बहुत अपना संगीन नताज भारत को अपना देखने को मिलेंगे। बाकी आप इसी तरह का मजीद इंडिपेंडेंट की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।